Hello everyone, welcome to my channel Psychologist Priya Bhargav. Today we are going to start part 3 of chapter 1. Part 3 will contain evolution of psychology and development of psychology in India. I have already made part 1 and part 2 of this chapter. You will get the link of all these 4 parts in the description section of the video. So kindly check the description section. And to read all the chapters, you can check the playlist with the name Class 11th Psychology. Let us start with today's topic, evolution of psychology. इस पूरी जर्नी में we are going to start from this very first thing that happened. सबसे पहला जो हुआ वो वेस्टर्न साइड में हुआ एंड देन ये जर्नी चलती गई और फिर इंडिया तक आके पहुंची और इंडिया में हमने कैसे इंडियन साइकोलॉजी को डेवलप किया वो भी हम इस पूरी हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं. सो ये पूरा प्रोसेस कैसे चला, कौन कौन सी फील्ड साइकोलॉजी में डेवलप हुई, वो सारी चीज़ें हम यहाँ समझने वाले हैं. साइकोलॉजी जो है एंशियंट फिलॉसफी से डेवलप हुई है और इसमें क्वेश्चन क्या थे, साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के क्वेश्चन सबसे पहले लोगों के दिमाग में आने लगे. लोग किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से अपने बिहेवियर को करते हैं, वो क्यूरियोसिटी का पार्ट था. सो सबसे पहली जो फॉर्मल बिगिनिंग हुई मॉडर्न साइकोलॉजी की वो 1879 में देखी गई है, जहाँ पे फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी बनी थी लिप्सजिग में. जर्मनी में विल्हेम वुंट करके थे, उन्होंने ये सबसे पहले डेवलप किया था. जो वुंट थे वो इस बात के लिए इंटरेस्टेड थे कि कैसे हम कॉन्शियसली चीज़ों को समझते हैं और माइंड का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है ना वो क्या है, किस तरह से माइंड बनता है, माइंड के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, किसने माइंड को बनाया है. इसके ऊपर उन्होंने अपने लैब में एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया. सो वो कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करते थे. यानी कॉन्शियस एक्सपीरियंस मतलब जो हमारे साथ एक्सपीरियंसेस होते हैं एट प्रेजेंट. जैसे आप कॉन्शियसली किसी चीज़ को नोटिस कर रहे हो, आपने क्या नोटिस किया, आपने किसी से कैसे बात की, क्या किया, वो सारी चीज़ें वो इसके ऊपर स्टडी करते थे. वे साइकोलॉजिस्ट थे जो माइंड के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे, जो माइंड के स्ट्रक्चर को एनालाइज करना चाहते थे. उनको हमने स्ट्रक्चरलिस्ट्स नाम दे दिया. सेकेंड स्टेप जो आया वो था इंट्रोस्पेक्शन. वो प्रोसीजर जहाँ पे इंडिविजुअल्स या जो भी सब्जेक्ट्स मतलब इंडिविजुअल्स को हम साइकोलॉजी में सब्जेक्ट के नाम से भी एड्रेस करते हैं. जैसे कोई पेशेंट है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, लाइक दैट. तो जो सब्जेक्ट्स थे उनके ऊपर ये स्टडी की गई कि वो साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स उनके ऊपर किए गए, उनसे पूछा गया सारे डिटेल्स किस तरह से वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं चीज़ें. सो ये इंट्रोस्पेक्शन का मेथड था जो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट को पसंद भी नहीं आया. दे डिड नॉट लाइक कि भाई ये, क्योंकि हर एक इंसान के अलग अलग सोच होती है, अलग अलग तरीके से वो चीज़ों को समझता है. तो और सामने वाला आपसे जो भी बोल रहा है जरूरी उसका कोई हम एविडेंस नहीं है ना, वो जो बोल रहा है वो सामने वाले को भी लग रहा है कि नहीं लग रहा है. तो ये एक सब्जेक्टिव चीज़ थी, इसीलिए बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट जो थे वो हैप्पी नहीं थे इस चीज़ के लिए. ये साइंटिफिक प्रोसेस नहीं था, साइंटिफिक मेथड नहीं था इंट्रोस्पेक्शन. फिर न्यू पर्सपेक्टिव्स डेवलप हुए. अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट आए, विलियम जेम्स आए, उन्होंने फिर साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी ओपन की कैम्ब्रिज में. यहाँ से फंक्शनलिस्ट अप्रोच डेवलप हुई जहाँ पे ह्यूमन माइंड के बारे में स्टडी करना शुरू किया. सो अब इन्होंने माइंड के स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस नहीं किया, क्या काम करता है, हमारे बिहेवियर जो है वो क्यों है, कि एनवायरनमेंट ने कैसे हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया है, उसके बारे में इन्होंने स्टडी करना शुरू किया. कोई हमारा फोकस क्या था, बिहेवियर के ऊपर हो गया. लोग जो थे वो अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए क्या बिहेवियर करते हैं. जैसे नीड, जैसे सपोज आपको भूख लगी है तो आप क्या करोगे, आप खाना खाओगे ना, खाना उठाओगे. नहीं भी पसंद है और बहुत तेज भूख है तो भी आपको खाना पड़ेगा, राइट. सो आपका जो बिहेवियर है खाना उठा के खाना, वो किस चीज से इन्फ्लुएंस्ड हुआ है, आपकी भूख से इन्फ्लुएंस हुआ है ना. तो आपकी जो नीड्स हैं वो आपको पुश करती है आपके किसी पर्टिकुलर बिहेवियर के लिए. सो ये वाली अप्रोच थी जो विलियम जेम्स ने पढ़ना शुरू किया, क्योंकि इसके लिए हमें सामने नोटिस हो रहा है, हम देख पा रहे हैं कि क्या कर रही है हमारा माइंड, क्या कर रहा है. इसको ज्यादा सपोर्ट भी मिला. नेक्स्ट जो आए इन्फ्लुएंशियल एजुकेशनल थिंकर, जिनको हम जॉन ड्यूई के नाम से जानते हैं. जॉन ड्यूई जो थे वो फंक्शनलिज्म के ऊपर आर्ग्यूमेंट उन्होंने किया. उन्होंने कहा कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं ना वो इफेक्टिवली तभी फंक्शन कर सकते हैं जब वो अपने एनवायरनमेंट में अडेप्ट करें. यानी कि एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने के लिए वो पर्टिकुलर बिहेवियर को शो करते हैं. अर्ली 20th सेंचुरी में गेस्टाल्ट साइकोलॉजी इमर्ज हुई जो जर्मनी में हुई.
सो गेस्टाल्ट का मतलब होता है कंप्लीट एक्सपीरियंस। ये स्ट्रक्चरलिज्म के अगेंस्ट बनी थी जो वुंट ने पहले शुरू किया। सो फोकस इसमें ये था गेस्टाल्ट में, वो यही था कि हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या है इस दुनिया में। तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट ने आर्ग्यू किया कि जब भी हम वर्ल्ड को देखते हैं हमारे कुछ अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं और वो एक्सपीरियंसेस मिलके बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स। कि फॉर एग्जांपल जो मूवी देख रहे होते हो तो मूवी कैसे बनती है, मूवी डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स को फास्ट रन किया जाता है कि जब आप पिक्चर्स को जल्दी जल्दी रन करते हैं तो वो ऐसी लगती है कि वो कंटिन्यूएशन में कोई चीज़ हो रही है। सो हमारा ये जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है वो ये कहती है कि हमारे जो परसेप्चुअल एक्सपीरियंस है वो हमेशा लार्जर देन व्हाट वी आर परसीविंग फ्रॉम द डिफरेंट कंपोनेंट्स। सो ये मतलब है। ऐसे ही एक और एग्जांपल इन्होंने दिया है लाइट का, कि अगर बहुत सारे बल्ब से लाइट फ्लैश की जाए तो वो जो लाइट का मूवमेंट हमारे को समझ में आता है, जबकि वो लाइट तो रेज ही है ना, सिर्फ लाइट रेज फेंकी जा रही हैं बल्ब से, लेकिन जब वो कंटिन्यूअसली फेंके जाते हैं तो वो मोशन में नज़र आती है, उनमें मूवमेंट नज़र आता है। सो दैट इज़ वाई आवर परसेप्शन इज़ ग्रेटर देन व्हाट वी आर बीइंग गिवन। सो इसको हम होलिस्टिक अप्रोच मानते हैं। उसके बाद गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के बाद नेक्स्ट स्टेप था बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म 1910 में जॉन वैटसन ने किया था। इन्होंने जो माइंड के कॉन्शियसनेस के बारे में बात की गई थी उसको रिजेक्ट किया। इवान पेवलोव थे, उनकी क्लासिकल कंडीशनिंग की जो स्टडी थी उससे ये इन्फ्लुएंस थे। तो वैटसन ने कहा कि जो माइंड है वो उसको हम इंट्रोस्पेक्शन या पे नहीं हमें ध्यान देना है, हमें वर्क करना है जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, उसी पे ही हमें ट्रस्ट करना चाहिए। तो ये साइंटिफिक साइकोलॉजी का फोकस ऑब्जर्वेबल एंड वेरीफाइबल होना चाहिए। यानी अगर हम साइंटिफिकली साइकोलॉजी को पढ़ना चाहते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो ऑब्जर्व कर हो, मतलब हम देख पाए कि क्या हो रहा है एंड देन उसको हम वेरीफाई भी कर पाए। मतलब दोबारा भी तो वो चीज़ रिपीट होगी ना, तो हम उसको वेरीफाई कर पाएंगे। एक बार ही होने वाली चीज़ को आप वेरीफाई नहीं कर सकते हो। सो इस तरह से बिहेवियरिज्म बर्थ हुआ एंड फिर इन्होंने साइकोलॉजी को डिफाइन किया एज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर और रेस्पॉन्सेज टू स्टिमुली, जिसको हम मेजर कर सकते हैं और ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। नाउ बिहेवियरिज्म जो था वैटसन का वो फर्दर डेवलप किया गया। बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल साइकोलॉजिस्ट आए जो जिन्हें हम बिहेवियरिस्ट्स कहते हैं। वो उनमें से प्रोमिनेंट कौन कौन से थे, जैसे स्किनर थे। स्किनर ने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, अप्लाइड बिहेवियरिज्म के ऊपर काम किया और बहुत सारी सिचुएशन, बहुत सारी अप्रोचेस थी जो बहुत पॉपुलर हुई इस फील्ड में। एक और पर्सन है जिन्होंने पूरे दुनिया को हिला दिया अपना ह्यूमन नेचर के बारे में बात करके, जो थे सिगमंड फ्रॉयड। सिगमंड फ्रॉयड ने बात की थी साइको एनालिसिस के बारे में। ये उसके फाउंडर थे साइको एनालिसिस के बारे में, और उन्होंने बोला था ह्यूमन बिहेवियर जो होता है ये अनकॉन्शियस डिजायर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से आता है। यानी हमारा जो बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस्ड होता है हमारे अंदर, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चलने वाले जो डिजायर्स या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसकी वजह से हमारा बिहेवियर होता है। हमारे अंदर मन में कुछ ऐसी चीज़ें दबी हुई होती हैं जिसको हम बाहर निकालने की कोशिश करते हैं अपने बिहेवियर के थ्रू। ये उन्होंने फ्रॉयड ने कहा था और ये बहुत पॉपुलर रहा है। इसके ऊपर बहुत स्टडी भी होती है। साइको एनालिसिस हम अभी भी जब क्लाइंट्स के ऊपर वर्क करते हैं तो इसको यूज़ करते हैं और ये समझता है और ये क्योर करता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को, अगर हमें एक बार लोगों के अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पता चल जाए। तो इन्होंने स्पेसिफिकली फ्रॉयड ने अनकॉन्शियस माइंड के बारे में बात की थी। सो फ्रॉयड साइको एनालिसिस जो है वो ह्यूमन बींग्स को कैसा देखता है, वो कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स जो है वो मोटिवेटेड होते हैं अनकॉन्शियस डिजायर से, और वो अनकॉन्शियस डिजायर को ग्रेटिफाई करने के लिए, मतलब फुलफिल करने के लिए, प्लेजर सीक करने के लिए अपने बिहेवियर को अंजाम देते हैं। मतलब उनका बिहेवियर इन सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है। फिर उसके बाद ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव आया साइकोलॉजी में, जिन्होंने पॉजिटिव व्यू दिया ह्यूमन नेचर के बारे में, जिसमें कार्ल रॉजर्स एंड अब्राहम मैस्लो बहुत पॉपुलर रहे हैं। इन्होंने एम्फेसाइज किया था कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं ना ये हमेशा ग्रोथ की तरफ बढ़ना चाहते हैं, अपनी इनर पोटेंशियल्स को अनफोल्ड करना चाहते हैं। सो ऑल ह्यूमंस आर वेरी मोटिवेटेड, पॉजिटिव एंड दे हैव ग्रोथ माइंडसेट, और ये अपनी इनर पोटेंशियल्स को अनफोल्ड करने के लिए पॉजिटिव साइड में सोचते हैं और वर्क करना चाहते हैं। इन्होंने बिहेवियरिज्म के बारे में जो भी बात हुई उसके अगेंस्ट थे ये लोग, और
ह्यूमन फ्रीडम एंड डिग्निटी के बारे में इन्होंने बहुत काम किया है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच वालों ने। आपकी क्या अप्रोच है, आपको क्या लगता है, क्या सही है क्या गलत है, आप कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। इसके बाद बहुत सारे मॉडर्न साइकोलॉजी में जो चेंजेस आए वो इन्होंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किया है। आप एक बार रीड ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं अभी यहाँ रीड करूँगी तो वीडियो का टाइम वेस्ट होगा। ऐसा ये इन्होंने लिस्टिंग ही दी है, तो आप एक बार ही पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम देना है तो ये बहुत सारी चीज़ें काम आएंगी, सो ज़रूर देखना इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे नोबेल प्राइजेस भी मिले हैं, इवान पेवलोव को मिला है नोबेल प्राइज़। बहुत सारे यहाँ पे लिस्टिंग में बताए हुए हैं किन किन को मिला है, किस किस वर्क के लिए मिला है। सो एंड देन कौन सी एकेडमी कब बनी इंडिया में, नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी बनी। फिर ये सारे एकेडमीज़ के बारे में भी इन्होंने यहाँ मेंशन किया। देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, ये बैंगलोर में अभी भी है, यहाँ पे आप जाके एक बार ये एक्सप्लोर कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं जो आप बहुत इंफॉर्मेशनल ये पेज है, तो आप एक बार ज़रूर इसको अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट इज आगे क्या हुआ। अब हमने अभी तक बात कर ली थी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, अब गेस्टाल्ट अप्रोच हो गई, स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में हमने बात कर लिया, एंड इन दोनों को कंबाइन करके कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव आ गया सामने, जिसका मेन फोकस था कैसे हम पूरी दुनिया के बारे में जानते हैं। तो अब एक टर्म आता है कॉग्निशन। कॉग्निशन का क्या मतलब होता है? कॉग्निशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ नोइंग। इसमें थिंकिंग भी आ रही है, आप सोचते हो, राइट, आप समझते हो, आप परसीव करते हो, आप याद करते हो, आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, और बहुत सारे मेंटल प्रोसेसेस हैं उनको यूज करते हो वर्ल्ड के बारे में नॉलेज को डेवलप करने के लिए, राइट। तो ये कॉग्निशन के अंदर आता है, और इसकी वजह से हम एबल होते हैं कि हम अपने एनवायरनमेंट में एक स्पेसिफिक तरीके से एनवायरनमेंट से डील कर सके। ह्यूमन माइंड को हम इसमें एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, जैसे कंप्यूटर होता है ना, उसी तरह से हम देखते हैं जब हम कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव के बारे में बात करते हैं। तो माइंड इज लाइक अ कंप्यूटर दैट रिसीव्स, प्रोसेसेस, ट्रांसफॉर्म, स्टोर्स एंड रिट्रीव इन्फॉर्मेशन। हमारा दिमाग बिल्कुल कंप्यूटर जैसा होता है, जो इन्फॉर्मेशन को लेता है, उसको प्रोसेस करता है, उसको ट्रांसफॉर्म करता है दूसरे तरीके से, एंड जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करने वाली होती है उसको स्टोर करता है, और फिर जब ज़रूरत होती है उसको रिट्रीव करता है, निकालता है उस इन्फॉर्मेशन को। हम ऐसे ही काम करते हैं ना। देन मॉडर्न कॉग्निटिव साइकोलॉजी आई, उसका व्यू क्या था? उसका व्यू था कि ह्यूमन बींग्स जो है ना वो एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने माइंड को, अपने पूरे फिजिकल एंड सोशल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करके। मतलब हमारे माइंड में जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो इसीलिए आ रही है क्योंकि हम फिजिकली एंड सोशली इस दुनिया से इंटरेक्ट कर रहे हैं। इसको हम कंस्ट्रक्टिविज्म भी कहते हैं। नेक्स्ट इज पियाजेस व्यू ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। पियाजेस व्यूज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट भी कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी का ही पार्ट है, किस तरह से माइंड डेवलप होता है बच्चों में। व्योटसी का भी बताया, जो रशियन साइकोलॉजिस्ट थे उनके बारे में बताया। उन्होंने भी सजेस्ट किया था ह्यूमन माइंड के बारे में कि कैसे वो डेवलप होता है, कैसे सोशल एंड कल्चरल प्रोसेसेस हैं जो माइंड को इन्फ्लुएंस करते हैं, कल्चरली कैसे हमारा दिमाग कंस्ट्रक्ट होता है, जो एडल्ट और चिल्ड्रन का जो इंटरेक्शन होता है ना, उनकी वजह से हमारे माइंड में चीज़ें डेवलप होती है। सो पियाजे जो थे, इनका प्रोनाउंसिएशन आप गूगल भी कर सकते हो, तो इनकी स्पेलिंग अलग है बट वी प्रोनाउंस इट इन अ डिफरेंट वे। सो पियाजे जो थे वो चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर बहुत काम उन्होंने किया है, और बताया कि चाइल्ड का माइंड कैसे डेवलप होता है और हर एक स्टेज में वो किस तरह से, डेवलपमेंटल स्टेज में किस तरह से वो प्रोसेस करता है इन्फॉर्मेशन को। सो इन्होंने अपने माइंड के बारे में बहुत कुछ काम किया है। नेक्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया। इंडिया में साइकोलॉजी कैसे डेवलप हुआ? जो इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन है ना, इसमें आप देखोगे कि बहुत रिचनेस है। हमारे मेंटल प्रोसेसेस के बारे में फोकस किया गया है, हमारे ह्यूमन कॉन्शियसनेस के बारे में फोकस किया है, सेल्फ माइंड बॉडी रिलेशन के बारे में फोकस किया गया है, मेंटल फंक्शनिंग के बारे में फोकस किया गया है, जैसे कि हम किस तरह से कॉग्निशन के बारे में, परसेप्शन के बारे में, इल्यूजन के बारे में, अटेंशन, रीजनिंग, इन सब के बारे में इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन में बहुत बहुत बातें हुई हैं। धीरे धीरे जब ये इंडियन डिसिप्लिन डेवलप हो रहा था ना, तो इट वाज डोमिनेटेड बाय वेस्टर्न साइकोलॉजी। मतलब बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था वेस्टर्न साइकोलॉजी का इंडियन साइकोलॉजी में। लेकिन अगर आप देखो तो वेस्टर्न कल्चर अलग है, इंडियन कल्चर अलग है। हम वेस्टर्न पीपल जिस तरह से सोचते हैं, जिस तरह से वो प्रोसेस करते हैं, जिस तरह का फैमिली कल्चर है, वो इंडिया में नहीं मिलता है। सो ऑफ कोर्स हम वहाँ की थ्योरीज को इंडियन पॉपुलेशन के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते, राइट। सो जो मॉडर्न एरा आया इंडियन साइकोलॉजी में, वो डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी एट
कलकत्ता यूनिवर्सिटी में सबसे पहली बार आया। और यानी कलकत्ता से शुरुआत हुई अपने इंडिया में साइकोलॉजी का आने का। तो साइकोलॉजी सबसे पहले कलकत्ता यूनिवर्सिटी में आई। तो वो कहाँ से शुरू हुई? डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी में सबसे पहले इंडियन साइकोलॉजी के बारे में बात की गई। सो फर्स्ट सिलेबस जो था वो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी था जो इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड देन फर्स्ट साइकोलॉजी की जो लेबोरेटरी है वो 1915 में बनी थी। कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने ही फर्स्ट डिपार्टमेंट भी साइकोलॉजी का स्टार्ट किया था 1916 में, और एक और डिपार्टमेंट अप्लाइड साइकोलॉजी का 1938 में डेवलप हुआ था। तो ये पूरा इंडिया में कैसे स्टार्ट हुआ, किस तरह से ये जर्नी हुई, वो सारा यहाँ पे बताया हुआ है। एंड देन जो मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, वो इंडियन साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर एन सेनगुप्ता का इन्फ्लुएंस इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रहा है। ये यूएसए में ही ट्रेंड हुए थे। इन्होंने एक्सपेरिमेंटल ट्रेडिशंस जो थे वुंड के, उसके बारे में उन्होंने वहाँ से स्टडी की थी। फिर प्रोफेसर जी बोस आए, वो ट्रेंड थे फ्रॉडियन साइको एनालिसिस के बारे में, और उसके बाद आगे प्रोफेसर बोस ने ही स्टैब्लिश किया था इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन 1922 में। जो साइकोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है ना, उसके बाद यूनिवर्सिटीज ऑफ मैसूर एंड पटना में और खुलने लगे, और अब तो बहुत सारे हो गए हैं, बहुत सारे जगह जगह पे साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है। अर्ली सेंटर्स ये वाले थे। दुर्गानंद सिन्हा, उनकी एक बुक थी साइकोलॉजी इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्री, इंडियन एक्सपीरियंस, ये पब्लिश हुई थी 1986, जिसमें इन्होंने पूरी हिस्ट्री बताई है मॉडर्न साइकोलॉजी का एज अ सोशल साइंस, और इसके 4 फेजेस के बारे में इन्होंने बात की है। तो फर्स्ट फेज इन्होंने टिल इंडिपेंडेंस बताया है, जहां पे हमने एक्सपेरिमेंटल साइको एनालिटिक एंड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग रिसर्च इसके ऊपर वर्क किया था। और प्राइमरीली इसने ये बताया था कि कैसे वेस्टर्न कंट्रीज में इसका डेवलपमेंट हुआ मॉडर्न साइकोलॉजी का। सेकेंड फेज टिल 1960s चला था, जिसमें साइकोलॉजी का एक्सपेंशन इंडिया में कैसे हुआ और इसकी डिफरेंट ब्रांचेस क्या क्या निकली उसके बारे में मेंशन किया गया है। फिर इंडियन आइडेंटिटी के बारे में इन्होंने मेंशन किया है कि जो वेस्टर्न साइकोलॉजी तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम यूज़ नहीं कर सकते, जैसे मैंने बताया, क्योंकि वेस्टर्न आइडियाज़ अलग थे जो इंडियन सिचुएशन को समझ ही नहीं पाते थे। इसीलिए जो साइकोलॉजिस्ट थे ना, उनका मेन फोकस यही हुआ कि हम इंडियन सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को कंसीडर करते हुए कुछ वर्क करें, इंडियन साइकोलॉजी के बारे में काम करें, क्योंकि दैट इज मोर इम्पोर्टेंट ना। इंडियन पॉपुलेशन को आप ट्रीट करना चाहते हो, आप वेस्टर्न कल्चर के बारे में सोच रहे हो, तो दैट इज नॉट लॉजिकल। सो दैट इज वाई ये लिमिटेशन हो गई थी एक वेस्टर्न साइकोलॉजी को इंडियन कल्चर, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यूज करना। जब साइकोलॉजिस्ट को ये रियलाइज हुआ कि भाई इसके ऊपर काम करना जरूरी है, तो उन्होंने फिर रिसर्च करना शुरू किया अपनी सिचुएशन को के अकॉर्डिंगली। फिर उन्होंने साइकोलॉजी की न्यू आइडेंटिटी मिली इंडिया में, जिसमें बहुत सारे फेजेस आए, जहाँ पे वेस्टर्न फ्रेमवर्क को रिजेक्ट किया गया लेट 1970s में। इंडियन साइकोलॉजिस्ट ने स्ट्रेस किया कि भाई हमें समझना पड़ेगा इंडियन कल्चर को, इंडियन सोसाइटी को, एंड देन उसके ऊपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा कि हम कैसे साइकोलॉजिकल अप्रोचेस डेवलप करें। जो इंडियन एंशिएंट टेक्स्ट एंड स्क्रिप्चर्स थे उनको हमने स्टडी किया, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा, इंडिजिनस साइकोलॉजी को डेवलप किया। इस तरह से इंडिया में ये पूरा कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए, हमारी सोसाइटी को देखते हुए इंडियन साइकोलॉजी डेवलप किया गया। बहुत ज़रूरी है कि हम जब भी कुछ इंडियन कल्चर के बारे में सोचते हैं या इंडियन साइकोलॉजी के बारे में या इंडिया में साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल डेवलप करना चाहते हैं, सो वी शुड बी अवेयर ऑफ रूट्स ऑफ अवर सोसाइटी एंड अवर कल्चर। जब तक हमें अपने इंडिया के कल्चर एंड रूट्स के बारे में नहीं पता होगा, हम अपने पॉपुलेशन को ट्रीट नहीं कर सकते। जो साइकोलॉजी है इंडिया में अब बहुत डाइवर्स प्रोफेशनल एरियाज में भी हम यूज़ करते हैं। जैसे साइकोलॉजिस्ट आपको दिखेंगे स्पेशल चिल्ड्रन के साथ वर्क करते हुए दिखाई देंगे, हॉस्पिटल्स में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नज़र आएंगे, कॉरपोरेट काउंसलर्स नज़र आएंगे ऑर्गेनाइजेशन में, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में नज़र आएंगे, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट्स में नज़र आएंगे, स्पोर्ट्स में नज़र आएंगे, डायरेक्टरेट्स में नज़र आएंगे, डेवलपमेंट सेक्टर एंड IT इंडस्ट्रीज़ में भी साइकोलॉजिस्ट नज़र आएंगे। सो इतनी फील्ड्स में डेवलपमेंट हो चुका है ऑलरेडी साइकोलॉजी का। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपको एक क्लैरिटी हुई होगी, एंड सेल्फ रीडिंग इज मस्ट, तो सेल्फ रीडिंग जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट. Besides that, push the notification bell so that you get the updated information about the videos. Thanks for watching. Take care of yourself. Bye bye.